का प्रत्येक कार्यकर्ता संस्कारित होता है बहन जी। वो तो देख रहे हैं बहन जी, हम मेरा कहने का तात्पर्य ये बहन जी, मैं समाजवादी पार्टी की नेत्री बहन जी से मैं आग्रह करूंगा, मेरा उनसे आग्रह है कि बहन जी तालियों से कोई परहेज नहीं है। मैं कह रहा हूँ तालियां आज योगी जी का काम बोल रहा है, तालियां बज रही है। चलिए मैं कार्यक्रम के उद्देश्य को बात करता हूँ। तालियां बोल रही है। सारे कामों को छोड़ के मैं आगे कार्यक्रम के उद्देश्य की बात करता हूँ। कार्यक्रम का उद्देश्य आप सबके बीच मजहब जाति पंथ का आधार पैदा करना नहीं है। इस कार्यक्रम को कराने का मकसद प्रदेश से लेकर जनपद स्तर तक क्या विकास की बयार होगी उस पे बात होगी। इस कार्यक्रम का करने का मतलब क्या आदर्श होंगे उस पे बात करने की मतलब होगी। यहाँ पर एक दूसरे के कई पार्टी के, कई दल के, कई जाति के, कई समूह के लोगों को बुलाया जाता है। वो इसलिए बुलाया जाता है कि यहाँ से कितनी अच्छी बातें निकल सके जो हम आप सबके बीच रख सके और सोशल मीडिया के माध्यम से रख सके। और पत्रकार समाज का आईना होता है और आईने की तरह वो काम करता है, लेकिन आप सब इस चीज़ को बाधित ना करें। और हम समाजवादी के पास जाते हैं। समाजवादी पार्टी क्या गठबंधन के लिए तैयार है आईएम से? भैया सबसे पहले मैं आप लोग से ये कहना चाहती हूँ, इन लोग के तालीम से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्या इन लोग की गवर्नमेंट भी नहीं अनुशासन में है तो ये लोग कैसे अनुशासन में रहेंगे? मुंह से ताली नहीं बजाई जाती है, हाथ से ताली बजाई जाती है। जब योगी आदित्यनाथ जी इतना भ्रष्टाचार मचाए हैं तो आप लोग उनके कार्यकर्ता हैं, इसमें आप लोग संपूर्ण साथ दे सकते हैं। चलिए हम जात पात पे आते हैं। सारे पार्टी के दल दिखावा करते हैं कि हम जात पात की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन मैं बताता हूं कैसे वो करते हैं। मेरा सरकार से छोटा सा सवाल है कि अगर जात पात पे राजनीति नहीं होती है तो संसद में ये क्यों कहा जाता है कि हमारे दलित वोट बैंक से इतने मंत्री को बनाया गया है? आखिर आज भी अगर कुर्सी और दल की स्वार्थ न खाती तो आरक्षण खत्म हो गया होता, लेकिन आज भी आरक्षण देश को खा रहा है। तो आज हम कांग्रेस पार्टी के पास जाते हैं। जी जो आपने अभी जात पात की बात की है, समाजवादी पार्टी में जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो सुविधाएं दी थी उसमें कौन सी जात का ये हुआ है? सारी जातियां, एम्बुलेंस है, 112, 102 जो जितने कार्य हुए हैं उसमें कौन सी जात का ये हुआ है? आप बताइए कौन सी जात उसमें नहीं बैठी, किस जात को नहीं? मैं कांग्रेस के पास जाता हूं। जिस तरीके की जाति मजहब की लड़ाइयाँ लड़ाई जा रही हैं उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस लोकतांत्रिक सरकार जो इस समय देश प्रदेश में और देश में चल रही है, आप इसकी नींव ही जो है पहले धर्म से बांटना था, उसके बाद जाति से बांटना हुआ। दलित आज यहाँ मंत्रिमंडल की घोषणा होती है तो इतने ये होता है कि ओबीसी कोटे से इतने मंत्री बनाए जा रहे हैं, दलित समाज से इतने बनाए जा रहे हैं, ब्राह्मण समाज से इतने नेताजी बनाए जा रहे हैं। आज भारतीय क्रिकेट टीम के बढ़िया खिलाड़ी, ऑलराउंडर खिलाड़ी सुरेश रैना को भी मुझे कहना पड़ा ट्विटर के जरिए कि मैं ब्राह्मण हूँ। ऐसी क्या मजबूरी थी इस सरकार में, इस प्रदेश सरकार में, कि सुरेश रैना को यह बताना पड़ा कि मैं ब्राह्मण हूँ? कहीं न कहीं इस सरकार की कमजोरियां हैं। धर्मनिरपेक्ष पार्टी सिर्फ इस समय अगर देश में कोई है तो कांग्रेस है। चलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के पास जाता हूँ, चंदूलाल चंदाकर जी के पास। जी बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी ने तो कभी दलित समाज के लोगों का उत्थान किया ही नहीं। यहाँ तक कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को सदन में पहुँचने तक नहीं दिया गया। वो भी भारतीय संविधान के रचयिता थे, उनको भारत रत्न तक कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। और भारतीय जनता पार्टी को इतने मंत्री दलित भाइयों को मंत्रिमंडल में जगह दिया है, इनकी मिर्ची लग रही है लोगों को, है ना? ये भारतीय जनता पार्टी बताने का काम कर रही है कि मेरे पार्टी में दलित समाज के लोगों को कितना बड़ा सम्मान है। चलिए मैं वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र दुबे जी के पास जाता हूँ। जिस तरीके की राजनीति हलचल तेज हो चुकी है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, पहले तो मैं आप सभी से यह बताना चाहूँगा कि ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो व्यक्ति विशेष के मुद्दों को लेकर न चलती। हमारी बहन अभी बिंदु जी ने कहा कि हमारी भैया ने ऐसा ना कहा। आप लोगों को याद होगा सन 2013 में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव जी बनाए गए थे, जिसमें 112 लोग PhD डिग्री वाले थे और मथुरा के उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे थे। 86 में से 54 SDM बना दिए गए समाजवादी पार्टी की सरकार में। तो हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, कहीं न कहीं धूलीकरण का राजनीति कुछ न कुछ पार्टियों में होता है। इसलिए न तो समाजवादी दूध की धोली रह गई
और न ही भाजपा में है कि ऐसा, चूँकि राजनीतिक, हमारी चंदू जी बात को समाप्त होने दीजिए, क्योंकि अभी हाल में जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ हमारी कैबिनेट में मोदी जी के, अमित शाह जी की अगुवाई में, तो कहीं न कहीं 2022 के चुनाव को जाति समीकरण देखते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार दिया गया, जिससे उनके वोटों को आराम से, आसानी से लिया जा सके। उस दल, उस जात के लोग रहेंगे तो कुछ न कुछ अपने लोगों का विकास करेंगे। इसलिए कहीं न कहीं जातीय राजनीति तो किसी भी पार्टी से छूटी नहीं है। कहा जा सकता है किसी में ज़्यादा है तो किसी में कम है। चलिए, मैं आरक्षण के विषय पे आता हूँ। आरक्षण की बात पर आता हूँ कि आज भी आरक्षण क्यों है देश में। जी देखिए, हमारे सबसे पहले ये है कि यहाँ पे कुछ लोग हमको पार्टी के विचारधाराओं से जोड़ते हैं। हाँ, मैं राष्ट्र के विचार, जो राष्ट्र है, जो हमारा राष्ट्र के निर्माण के लिए जो भी पार्टी काम करेगी, वह चाहे कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई पार्टी हो सकता है, कोई इसमें से बैठा व्यक्ति भी हो सकता है, ये भाई भी हो सकता है, ये भाई भी हो सकते हैं, जो भी राष्ट्र का निर्माण करेगा मैं उसको लेते हुए बोलूँगा, क्योंकि वो बहन जी का जवाब मुझे देना है, उस बात को मैं देना चाहता हूँ, मैं उसे भी करूँगा। और रही बात भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी का मैं ऐसा व्यक्ति रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का विस्तारक रूप में मैं कार्य कर चुका हूं, यहाँ नहीं बलिया जैसे गाजीपुर में कर चुका हूं। और रही आरक्षण की बात, तो आरक्षण अगर जब तक चाहे हमारी जो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे कोई भी पार्टी आ रही हो, वह जब तक हमारे जो आर्थिक व्यवस्था है अगर उस आधार पर चलेगी तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आर्थिक आधार पर ही आरक्षण को बढ़ावा दिया जाए। अगर रही बात तो निचले स्तर के लोग हैं, जैसा भाई साहब ने बताया कि प्रथम नागरिक देने का काम अगर किसी को किया, मुस्लिम समुदाय के लोगों को किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। उसी प्रकार से अगर हमको आरक्षण हटाना है या आरक्षण करना है तो एजुकेशन में जो आरक्षण देना है वो आप आरक्षण को पूरे एजुकेशन फ्री कर दीजिए। एजुकेशन की व्यवस्थाएं को लेकर ही आरक्षण किया जाता है। अगर किसी को अंत्योदय व्यक्ति को आरक्षण दिया जा रहा है, उसको आरक्षण के नाते जो 50 अंक पाया है, जो 45 पाया, 45 वाले को हो रहा है, 50 वाले का नहीं हो रहा है, तो अगर उसको एजुकेशन में अगर वो चीजें दे दे कि एजुकेशन को भी पूरी तरीके से फ्री कर दिया जाए, तो निश्चित ही हमारा भारत, जो हमारे बाहर के जो हमारे टैलेंटेड लोग हैं जो बाहर चले जा रहे हैं, वो शायद बाहर ना जाने पाए, यहीं पे उनको मिले और हमारा देश और भी विकास की तरफ बढ़े। हम यही चाहते हैं कि आरक्षण जो भी दिया जाए वो आर्थिक स्थिति पे दिया जाए, और अगर ना हो सके तो सभी को एक समानता कर दिया जाए, जिससे कि राष्ट्र एक समानता की बात हो रही है। लेकिन मैं इस वक्त कांग्रेस के पास जाता हूँ, वही कांग्रेस पार्टी जो 70 सालों से राज करी, उस पर आरक्षण की क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, जो है जो भी समाज के सुधारक लोग थे, आरक्षण इसलिए लाए कि हमारी कम्युनिकेशन के बराबर वो लोग भी पढ़ सकें, लिख सकें और हाई एजुकेटेड सरकार में बैठे। आरक्षण सिर्फ 10 सालों के लिए था, 10 सालों के 20 सालों के लिए किसने बढ़ाया आप ये खुद जान सकते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। आरक्षण सिर्फ 10 सालों के लिए लगाया गया था कांग्रेस की तरफ से, उसको रिबेट किसने किया 20 सालों के लिए, वो हमारे लिए माननीय है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। देश के प्रधानमंत्री थे 20 साल। मैं बात करता हूँ जात पात पर, वही जात पात जिसपे एक दूसरे से लोग लड़ते हैं, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ जो राम को आदर्श मानते हैं, मैं भी राम को आदर्श मानता हूँ, लेकिन उनके आदर्शों को चलना बहुत ही कठिन है। मैं लोगों से यही आश्वास करना चाहता हूँ कि जो लोग राम को मानते हैं, जो राम को आदर्श मानते हैं, उनके आदर्शों को भी देखें कि राम भगवान ने किस तरीके से इतने बड़े साम्राज्य को त्याग दिया, लेकिन आज एक फीट के लिए भाई भाई में लड़ाई हो रहा है। तो हम नागेंद्र दुबे जी के पास जाते हैं। जिस तरीके की हलचल राजनीति तेज हो गई है, 2022 की बयार तेज हो गई, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? बिना सत्ता के कोई भी विकास की बयार या कोई भी कार्य बिना पदेन हो नहीं सकता। इसलिए जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है कि जब तक आपके हाथ में सत्ता है तभी आप सब कुछ विकास कर जाएंगे, अपने मुद्दों को रख पाएंगे और विकास की धारा को मुख्य धारा से जोड़कर विकास कर पाएंगे। इसलिए हर दल या सनातन संस्कृति और इतिहास हमारा गवाह है कि कुर्सी के लिए हमेशा से संग्राम हुआ है। इसलिए इस बार भी महासंग्राम 2022 का उत्तर प्रदेश में होने वाला है और इसलिए किसी भी दल को कम ना आका जाए, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे वो वैसी जी के पार्टी के लोग हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी जो विश्व स्तर की, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, तो उसको भी कम आका न जाए। यह मुकाबला बहुत ही रोमांचक होने वाला है। चलिए, हमारे साथ भदोही के कुछ नए चेहरे भी शामिल हैं, मैं उनके पास जाना चाहूँगा कि उनके किससे सवाल है। जी, हम समाजवादी पार्टी की नेत्री बिंदु जी हैं, हमारी बड़ी बहन है। हम केवल एक सवाल करते हैं, ये बार बार कहती हैं कि
भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्ट हैं, हमारे मुख्यमंत्री पे भी अभी इन्होंने प्रहार किया। तो मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो जो कार्य किया है, या तो आपको जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। 6.5 लाख युवाओं को रोजगार मिला, 1,35,000 जर्जर स्कूलों का निर्माण हुआ, जो पुराने थे वो बनाए गए और जो जर्जर थे उनकी रिपेयरिंग हुई है। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे माफियाओं को अंदर का रास्ता दिखाया गया। और आप कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे योगी माननीय मुख्यमंत्री जी भ्रष्ट हैं। आप बताइए कि कौन सी भ्रष्टता, एक भ्रष्टाचार के विषय में आप बता दीजिए। चलिए मैं समाजवादी के पास चलता हूँ, समाजवादी के पास चलता हूँ। जी बिल्कुल सही। माननीय बीजेपी की सरकार में बिल्कुल भ्रष्टाचारी है, लोग पीड़ित हैं, जनता पीड़ित है। हर तरह से माँ बहनों का, बेटियों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, दुश्वार हो गया है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई कि जो लोग रोड चट्टी चौराहे पे खाने के लिए लोग मर रहे हैं, पेट्रोल डीजल बढ़ गए। और रही इनकी बीजेपी की सरकार में कुछ भी नहीं हुआ है। सारे कार्यकाल जो हुए हैं समाजवादी पार्टी के सरकार में हुआ है। चलिए मैं कांग्रेस के पास जाता हूँ, योगी सरकार के भ्रष्टाचार को गिनाने के लिए। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, आपने बहुत ही ऊंचा सब सवाल उन्होंने उठा ही दिया है। जी मैं नहीं लेना चाहता हूं यहाँ के एमएलसी का नाम, मैं नहीं लेना चाहता जौनपुर के जिला पंचायत चुनाव का जो अध्यक्ष हैं, क्या उनके लिए जेल नहीं बना है? क्या उनके लिए वो अवैध कार्यभार नहीं करते हैं? और भी लोग हैं, प्रतापगढ़ से आते हैं, आपके ही जिले में भी लोग हैं, क्या उनके अवैध संपत्ति नहीं आती? वो गुंडा नहीं है, वो माफिया नहीं है। भदोही जनपद का विकास कब होगा, ये मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज। बहुत बड़ी सवाल इन्होंने पूछी है कि भदोही का आखिर विकास कब होगा। वही भदोही जिसे विकास नाम से अछूता माना जाता है। तो हम भारतीय जनता पार्टी के पास जाते हैं। जी बिल्कुल, भदोही का विकास कब होगा? अभी भाई साहब ने कहा विकास, विकास तो दिखाई पड़ रहा है, जिसको नहीं दिखाई पड़ रहा है तो समझे में नहीं आ रहा है कि नहीं है। जहाँ हम हैं वो तो विकास तो यही दिखाई पड़ रहा है। एक चीज और बताते हैं आपको, ये समाजवादी पार्टी के लोग और बहुजन समाज पार्टी के लोग और कांग्रेस पार्टी के लोग कैसा विकास चाहते हैं